देश के गर्व और देश के गौरव का दिन गणतंत्र दिवस। एबीपी न्यूज की ओर से आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान इस बड़ी कवरेज के साथ, जहां हमने तैयारी बड़ी की है 76वें गणतंत्र का ये बड़ा उत्सव, बड़ा जश्न मनाने की। और ऐसे में आज 76वें गणतंत्र दिवस की जो बड़ी बातें हैं वो जरा पहले सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता देती हूं। देखिए, इस बार जो समारोह होगा 26 जनवरी का, उसकी थीम तय की गई है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये वो थीम है जो इस बार तय की गई है। इतना ही नहीं, इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में कुल मिलाकर 31 झांकियां होंगी, वो सांस्कृतिक झलकियां जिसका पूरे देश को इंतजार रहता है। और परेड का समय शुरू होने का सुबह 10:30 बजे का है। करीब 90 मिनट लंबी ये परेड चलेगी हर बार की तरह। और इस बार खास बात यह है कि मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, वो इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने जा रहे हैं। और देखिए, इतना ही नहीं बल्कि 34 श्रेणियों में लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को न्योता दिया गया है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से हुई है कि किस तरीके से ज्यादा जन भागीदारी राष्ट्रीय पर्व में की जा सके। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीसरी बार समारोह की अध्यक्षता करेंगी 26 जनवरी 2025 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है उसका ये पहला गणतंत्र दिवस समारोह जो आज आप देखेंगे कर्तव्य पथ पर। और कर्तव्य पथ पर ये तीसरा गणतंत्र दिवस समारोह है जो इस बार देश देखेगा। आपको मैं ये भी बताती चलूं कि लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जो हैं वो इस बार गणतंत्र दिवस परेड के कमांडर हैं। तो सबसे पहले कमांडर ही को आप देखेंगे, वो परेड को कमांड करते हुए कर्तव्य पथ से गुजरेंगे। और संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष फोकस रखा जाएगा, क्योंकि 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1950 26 जनवरी वो तारीख थी जब संविधान देश में लागू हुआ था। और साथ ही स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना किस तरीके से देश में रची बसी जा सके, इसी पर विशेष फोकस रखा गया था। और उसी भावना को आगे बढ़ाने का काम ये गणतंत्र का जश्न जो आज एक बार फिर से करता हुआ देखेंगे आप। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली के तिलक ब्रिज चौराहा से जातिका सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। भगवान दास रोड से आप देख रहे हैं अहमद बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा पहले बिलाल के पास आपको लेकर चलेंगे, और क्योंकि बिलाल के पीछे मुझे वो रंग नजर आ रहे हैं, वो तिरंगे वाले रंग नजर आ रहे हैं, और यही वो रंग है जिससे आज राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से सराबोर नजर आ रही है। और यही वो रंग है जो आज हर भारतीय के मन में रचे बसे नजर आ रहे हैं। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है कि मानो दिल्ली जो है वो इस वक्त सड़कों पर आ चुकी है। और हर किसी की तमन्ना यही है कि किसी भी तरीके से कि जो भारत की जो गौरव गाथा है उसका साक्षी बनने के लिए वो परेड जो है वो देख सके। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर अपने सराउंडिंग्स की अगर मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्रशासन है उनकी तरफ से यहाँ पर हैप्पी रिपब्लिक डे लिख करके यहाँ पर फूलों से मैं रोक रही हूँ आपको बिलाल, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। तिरंगा फहरा दिया है और ये तिरंगे को नमन, ये तिरंगे को सलाम जो इस वक्त हर देशवासी कर रहा है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहरा दिया है। तिरंगे पर अभिमान का दिन है आज। जय विधान, जय संविधान, यही वो जयकारा है जो हर किसी की जबान से लेकर हर किसी के मन में रचा बसा है। और देखिए, हर तरफ रंग सिर्फ और सिर्फ तिरंगे के, और मन में भाव देशभक्ति का है। इस तिरंगे की आन बान शान पर सब कुछ न्यौछावर, यही वो भाव है जिसको लेकर हर भारतवासी तिरंगे के सामने नतमस्तक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, तिरंगा फहरा दिया है। तो ये अलग अलग कार्यक्रम कह लीजिए आप, उत्सव कह लीजिए आप, जो हर ओर मनाया जाता है। और हर कोई बढ़ चढ़कर इस उत्सव में शिरकत करता है, अपनी भागीदारी निभाता हुआ नजर आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा फहरा दिया है और यहां मंच से अपनी बात रख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। गणतंत्र दिवस की मैं पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू करते हुए
एक संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत के रूप में अपनी एक नई यात्रा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए पूरी मजबूती से नेतृत्व प्रदान करते हुए ब्रिटिश हुकूमत को भारत को स्वाधीन करने के लिए बाध्य करने के लिए मजबूर करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद होता है और उससे ठीक पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत ने अपना एक संविधान सभा का गठन भी किया। संविधान की प्रत्येक अनुच्छेद को एक माला के रूप में पिरोने का जो गुरुतर दायित्व था, यह दायित्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते हुए संविधान सभा को सौंपा और अंततः 26 जनवरी 1950 को यह देश अपना स्वयं का संविधान लागू करने में सफल हो पाया। भारत का संविधान हमें न्याय, समता और बंधुता के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम परिस्थितियों में यह उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी को नेतृत्व दिया था, उन महान क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 75 वर्षों की हमारी यह शानदार यात्रा हम सबको संविधान के लागू होने के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ रही है। यह हम सबके लिए एक नए चिंतन को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी है कि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय देने के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, आपस में बंधुता के सूत्र में जोड़ने का हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले, बिना भेदभाव के न्याय मिले, उन्हें शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के प्राप्त हो, समाज में समता का माहौल पैदा हो और आपस में जुड़ करके पूरा भारत एकता के सूत्र में बंध करके अपने देश की समृद्धि के बारे में, सुरक्षा के बारे में सोचे। यह प्रेरणा भारत का संविधान हम सब भारतवासियों को प्रदान करता है।
आज जब हमारा यह देश अपने संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूरा करके 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने जो एक लक्ष्य है कि विकसित भारत का निर्माण करना। ये विकसित भारत के निर्माण का मार्ग भी भारत के संविधान का अनुसरण करके ही हम कर सकते हैं। भारत का संविधान भारत की हजारों वर्षों की उस विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है जिन पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यह हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है कि संविधान की मूल प्रति में उन सबको चित्रों के माध्यम से भी अंकित करके प्रत्येक भारतवासी को उसके साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर जब भारत के संविधान के उस मूल प्रति का हम अवलोकन करते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी ऊंचाई का अंदाजा हम लगा सकते हैं। इस अवसर पर अगर इस संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं तो उसमें प्रत्येक नागरिक के लिए उसके कर्तव्य भी हैं। हम हर व्यक्ति संविधान के दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके ही अगर आप अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी एहसास होना चाहिए। और यही कारण है कि जब 2015 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय देशवासियों से कहा था कि 26 नवंबर की तिथि को प्रत्येक भारतवासी को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करके संविधान के उन मूल कर्तव्यों से प्रेरणा प्राप्त करने के दिवस के रूप में आयोजित करना चाहिए। ये मूल कर्तव्य जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उनके उन उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से हम सबको भारत का संविधान सम और विषम परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सौभाग्य हमारे देश को है। यहां पर बिना भेदभाव के प्रत्येक जाति, मत, संप्रदाय, मजहब को पहले आम चुनाव से ही हर वयस्क मतदाता को मताधिकार की ताकत प्राप्त हुई। दुनिया के अंदर आज के आधुनिक लोकतंत्र के रूप में श्रेय लेने वाले तमाम देश ऐसे हैं जिनमें वहां के लोगों में रंग भेद के आधार पर एक बड़े तबके को मताधिकार की ताकत नहीं प्राप्त हुई थी। यहां तक कि आधी आबादी महिलाओं को भी उन देशों में यह ताकत तब मिली जब भारत अपने यहां पहले दिन से ही इसे लागू कर चुका था। यह सब कुछ हुआ भारत माता के महान सपूत, राष्ट्र नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से। आज के इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सब भारत के संविधान का सम्मान करते हुए भारत के उन मूल आदर्श, संविधान के उन मूल आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए भारत के विकास के लिए, भारत को एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्राण प्रण से जुटे हैं। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेगा तो आने वाले समय में अगले 25 वर्ष का जो एक संकल्प पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इन 25 वर्षों में एक विकसित भारत हम सबके सामने होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से
पूरे प्रदेशवासियों को मैं भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने और 76वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा लहराया और फिर ये संदेश आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने के लिए किस तरीके से सबको अपनी भागीदारी निभानी होगी। और संघ प्रमुख मोहन भागवत तिरंगा फहरा दिया है, वो क्या कह रहे हैं, किस रूप में देशवासियों को बधाई दे रहे हैं गणतंत्र दिवस की, सुनिए। तो अपना जीवन शुद्ध होता है, निर्मल होता है। अपने करने में प्रत्यक्ष भगवंत अवतरित होता है। हृदयस्थ झाला नारायण प्रेरणा केली, ये वाक्य हमने सुना है। लेकिन निस्वार्थ बुद्धि से त्याग पूर्वक सोच समझकर परहित का कर्म करने वालों का जीवन ऐसा बनता है कि बाकी भी लोग देखते हैं, उसको भी प्रतीति आती। उस शुचिता का रंग सफेद रंग बीच में है और ऐसा करने का फल मिलता है। तो गणतंत्र के गौरव की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हिमालय की चोटियों से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर हमारी सरहद के प्रहरी तिरंगा फहरा रहे हैं। तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तत्पर। देश का गर्व, देश का गौरव, ये सैनिक हर उस दुर्गम और हर उस ऊंची चोटी पर तिरंगे की मान और सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी बदौलत देश की सरहद के भीतर हम और आप सभी देशवासी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये गणतंत्र का उत्सव देखिए किस तरीके से हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर और सागर की गहराइयों तक मनाया जा रहा है। उसी के जश्न की एक तस्वीर ये इस समय जो आपके सामने है। तो ऊपर नीला आकाश है और उसके नीचे तिरंगा लहराता हुआ आपको नजर आ रहा है। भारत की आन बान शान की कहानी अपने आप बयां कर रहा है। और जब तक हमारे ये प्रहरी यूं ही भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं, तब तक हमारी और आपकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैदी है, पूरी तरीके से हर भारतवासी सुरक्षित है। तो उरी की ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां जवानों ने तिरंगा फहराया, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष नजर आ रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गणतंत्र का ये उत्सव, और ओम बिरला ने भी अपने आवास में तिरंगा फहराया है। तस्वीरें आपके सामने। तो लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए किस तरीके से जो तमाम वीवीआईपीज हैं देश के, वो गणतंत्र दिवस के इस मौके पर तिरंगा फहराते हुए, तिरंगे की आन बान शान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय अपने आवास पर तिरंगा फहराने के बाद जो वहां के कर्मी हैं उनके साथ तस्वीर लेते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ये तस्वीर आपके सामने है। तो 9:17 का समय हो रहा है और 10:30 बजे से परेड की शुरुआत हो जाएगी। 90 मिनट लंबी वो परेड होगी, और जब परेड आप देखेंगे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए, तो हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति, हिंदुस्तान की सामरिक ताकत और साथ ही साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत, सब कुछ अपने भीतर समेटे वो 90 मिनट की परेड होगी, और उसी का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हैं जो गणतंत्र के गौरव और ये राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र के इस उत्सव को लेकर जो उमंग है हर मन में, वो नजर आ रही है। और इस बीच ये तस्वीरें भी अब आना शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें आप सीधे कर्तव्य पथ पर से देख रहे हैं, जहां पर इस बार 77,000 कुल दर्शक मौजूद हैं, लेकिन इसमें भी जो स्पेशल गेस्ट हैं उनकी संख्या 10,000 है। और जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी कि वो जन भागीदारी बढ़ाने के लिए, देश के आम नागरिकों को इस राष्ट्रीय पर्व से जोड़ने के लिए एक पहल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई, उसी के तहत इस बार भी
10,000 स्पेशल गेस्ट को आमंत्रित किया गया है। और इस बीच गणतंत्र का ये जश्न एबीपी न्यूज के स्टूडियो में भी हम लगातार मना रहे हैं और मैं जल्दी से अब आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय बीस्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाइस एडमिरल रिटायर्ड एसएन घोरमड़े सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। जनरल बीस्टन से शुरुआत करते हैं सर, बहुत बधाई है आपको इस गणतंत्र के उत्सव की, और आज खासतौर से आपकी नजर कहां रहने वाली? पहली बात आपको भी बधाई गणतंत्र दिवस की और तमाम देशवासियों को। आज भारत के लिए बहुत ही फख्र का दिन है और देखा जाए आज क्या क्या चीज़ें सबसे अहमियत रखती हैं। पहली बात तो जो देश की आन बान शान भारतीय सेना डिफेंस सर्विसेज की जो आज मार्च पास्ट होगी, वो मेरे ख्याल लोग उसी को देखने आ रहे हैं। जिस प्रकार आपके इंटरव्यू भी दिखा रहे थे लोगों के साथ, आम बच्चों के साथ, सबका यही था कि अपनी सेना पे, भारतीय सेना पे बहुत गर्व है और वो देखने आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ वो है। दूसरा जो एक हमारे 10,000 ये गेस्ट बुलाए गए हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। हर गांव से, पंचायत से, कहाँ से लोगों को चुना गया है, तो वो दिखाता है कि लोग के हर व्यक्ति का बहुत अहमियत है इस देश में और यही ट्रू डेमोक्रेसी है। तीसरा ये है कि देखिए जो आज की जो चीफ गेस्ट हैं इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी भारत के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इंडोनेशिया और भारत एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक टाइज हैं, हमारे कल्चरल हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, तो वो भी दिखाता है। और हर साल हम किसी भी वीआईपी को बुलाते हैं, तो इस साल हमने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया, वो भी एक बहुत बड़ी अहम चीज़ है। और कई चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, और ख़ासकर जो स्टेट टेबल्यूज होते हैं, जो लोग वहाँ से मार्च पास्ट करेंगे, पूरी हर स्टेट को दर्शाया जाएगा। और एनसीसी कैडेट्स, आज की तारीख में एनसीसी कैडेट जो 17 लाख की नफरी है, वो अभी बढ़ा के 20 लाख हो जाएगी। जनरल मिस्टर आपने सब कुछ बता दिया, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। बस मैं इतना बता दूं कि 31 झांकियां भी हैं और वो मार्चिंग दस्ते जिसका जिक्र जनरल मिस्टर कर रहे थे, तो वो 17 मार्चिंग दस्ते होंगे और वो मार्चिंग दस्तों के साथ वो बैंड होंगे और उनकी धुनें होंगी, और फिर वो देशभक्ति का जो माहौल होगा वो किस तरीके से अपना रंग जमाएगा, इसका एहसास आप और हम तो टेलीविजन के जरिए ही कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ वो उत्साह और उमंग देखिए, वो 77,000 मेहमान दर्शक जो इस समय कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। और जल्दी से अब एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर से एक कमेंट लेते हैं। सर, आपकी नजर खासतौर से आज कहां रहने वाली? मैं भी सबसे पहले आपको बधाई देता हूं और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की। एक बात मैं कहना चाहूँगा जो मुझे हमेशा एक विचार आता रहा जब मैं पहले देखता था, मैं भी एक दर्शक होता था, कि हम अपनी इस जो आज का त्यौहार है या उत्सव है उसको 3 खंड में देखते हैं जी। एक जनशक्ति को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कल्चरल डाइवर्सिटी और टेबल्यूज वगैरह आते हैं। दूसरा सैन्य शक्ति को रिप्रेजेंट करता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं और कितने सक्षम हैं स्वयं के प्रयत्न से, ये बहुत ज़रूरी है। इंडिजिनस कंटेंट कितना है, आज उसकी भी झांकी मिलेगी। और तीसरा जो होता है कि हमारे पास जो वायु शक्ति है वो कैसी है, जिसके चर्चा आप मुझे करने का मौका देंगी। और चौथा एक पार्ट और भी है कि गणतंत्र क्या है, शासन तंत्र क्या है, जो जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उनके भी टैबलोज आते हैं। तो इन सबको अगर हम देखें तो आज एक तरीके से पूरे गणतंत्र की एक झांकी पेश की जाती है एक जनमानस के लिए, उनको समझने के लिए। इसमें बच्चे भी हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे आपने भी दिखाए, वो 1.5 साल के बच्चे आए हुए हैं, तो वो देखेंगे, महसूस करेंगे और इस दिन को जिएंगे। आज फ्लाई पास्ट का मजा रहने वाला है, कोहरा नहीं है दूर दूर तक। बिल्कुल सही आज है। धूप खिली हुई है। आज का दिन इतना अच्छा दिन है फ्लाई पास्ट के लिए कि मेरे ख्याल से एयरफोर्स में भी काफी इस बात को लेके, और वो जितनी फॉर्मेशंस बनेंगी ना, वो आसमान में जितनी फॉर्मेशंस बनेंगी, आप ही का जिम्मा है सर, आपको दर्शकों को बताना है कि ये जो विमान उड़ रहे हैं, ये जो लड़ाकू विमान अब उड़ान भर रहा है, ये किस तरीके की फॉर्मेशन आसमान में बनाता हुआ नजर आ रहा है, वो सारी डिटेल्स हमारे साथ सर शेयर करेंगे। जल्दी से वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े सर हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे अब एक रिएक्शन लेते हैं। आप मुझे बताइए आपकी नजर कहां पर है आज सर? बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस के लिए, क्योंकि आज हमारे लिए गर्व का दिवस है जिसमें हम अनेकता में एकता को दर्शाते हैं। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण हमारा यह है कि ना ही हम अधिकारों को लेकिन अपने कर्तव्यों को इसमें याद करते हैं और किस तरह अपना कर्तव्य पालन करके हमारा देश जो एक विकसित भारत बनने वाला है, अपनी सांस्कृतिक विरासत से
विकसित भारत बनेगा। और सही में भारत एक आध्यात्मिक गुरु है और इस तरह से जो भारत की जो प्रगति हो रही है उसमें हमारे देशवासियों का पूरा मनोबल इस गणतंत्र दिवस के पर्व पर जो मनाकर बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से ये पूरी जनता आई है, जिस तरह से लोग जहाँ तरह तरह से पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक मना रहे हैं, इससे यही जाहिर होता है कि हमारा देश आगे बढ़कर भरपूर बनेगा और आगे विकसित होगा। जनरल मेसन, ये बताइए ना आप कि इसकी तैयारियां जो हैं वो किस तरीके से, मतलब ये 26 जनवरी की परेड, ये 90 मिनट लंबी परेड, लेकिन इस परेड की तैयारियों में कितनी मेहनत लगती है? कितने पहले से जो मार्चिंग दस्ते हैं वो कदम ताल करना शुरू करते हैं, बैंड जो है वो अपनी धुनों को जो है वो और धार देना शुरू करते हैं, उन तैयारियों के पीछे जरा सा बैकग्राउंड देखिए। बैकग्राउंड ये है तैयारियों का, ये बहुत दिनों से होती है और आज तो जब शुरू होगी उससे पहले भी गर्म किया जाता है सबको, क्योंकि उनको वहीं खड़े खड़े कदम ताल जोर से चिल्लाना वो सब एक जोश देता है इंसान को। लेकिन जो तो आज के दिन ये जो परेड में शामिल लोग हैं इनकी सुबह कितने बजे हो जाती है? आप देखिए इनकी सवेरे तकरीबन 5 बजे तो ये फॉलन हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इनको खाना वाना खिला के थोड़ा गर्म किया जाता है और जोश दिया जाता है। और देखिए उनको भी बहुत अच्छा लगता है। जोश देता कौन है? आम जनता जो वहां पर जब वो वहां से गुजरेंगे और मेरे ख्याल कर्तव्य पथ पे जब वो सामने निकलेंगे, वो सबसे बड़ी एक फख्र की चीज़ है। जो भी आज निकलेगा, चाहे वो आर्म फोर्सेस के लोग हों, चाहे टैब्लो हो, चाहे ये मोटरसाइकिल डिस्प्ले हो, चाहे एयर पास जो होगा, सब कुछ लोगों के सामने जब करते हैं ना, अपने आप बहुत जोश आता है। तो श्रीवास्तव सर, वो एक तरीके से सिम्बायोटिक वहां पर रिलेशनशिप बन जाता है। मतलब एक तरफ वो मार्चिंग दस्ते और उनकी वो कदम ताल और बूटों की थाप और वो बैंड की धुनें, और साथ ही साथ वो जो घोड़ों की टापें होंगी और वो जो ऊंट छैल छबीले नजर आएंगे बीएसएफ के, उसके जो रंग नजर आएंगे, और वहीं दूसरी तरफ मतलब ये सब जो है वो कर्तव्य पथ पर हो रहा होगा, और कर्तव्य पथ के दोनों तरफ वो जो दर्शक दीर्घा है, वहां से वो जो तालियों की गड़गड़ाहट आ रही होगी, उससे वो एक ताल और एक वो धुन और एक लय बनती हुई नजर आएगी। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं आई वाज अ वेरी यंग ऑफिसर, तब मैंने परेड की थी एज सुपरन्यूमरी ऑफिसर। इसमें जब आप इस परेड में चलते हैं, सुबह जैसे बताया मिशन साहब ने कि आप बहुत सुबह उठ जाते हैं और एक आपके अंदर थोड़ी सी धड़कन भी बड़ी रहती है कि मैं परेड में मैं तो कोई गलती नहीं कर जाऊं। उसके साथ आप चलते हैं और इतने घंटे के बाद आपकी परेड शुरू होती है। लेकिन जब आप राजपथ पर पहुंचते हैं और मार्चिंग बीट के साथ आप चलना शुरू करते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े आते हैं, आपके भी, इन सेनानियों के भी रोंगटे खड़े आते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मेरी देश की जनता मुझे देख रही है और उनको मेरे चलने पर, मेरी शक्ति पर विश्वास है कि मैं उनकी रक्षा अवश्य कर सकूंगा। ये जो जज्बा होता है, ये जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आपने बताया कि एक सेनानी का अपने देश के प्रति और देश का उस सेनानी के प्रति, ये ऐसा रिलेशनशिप है, इतना पाक और साफ है कि वही इस गणतंत्र की, इस देश की ताकत भी है और वही इस गणतंत्र और देश को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल घुरमरी सर, वो गौरवपूर्ण क्षण एक तरीके से होते हैं दोनों ही तरफ के लिए। मैं एक सेकंड, आप अपनी बात रख लीजिएगा, बस ये तस्वीर बता दूं, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं, उन्होंने भी झंडा फहरा दिया है। और देखिए हर कोई आज तो तिरंगे को सलाम कर रहा है, क्योंकि तिरंगे के आन बान और शान का ये दिन है। ये 26 जनवरी का दिन है जब 1950 में देश में संविधान लागू हुआ था। वही संविधान जो देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, वही संविधान जो देश के हर नागरिक को अधिकार का मान देता है। घुरमरी सर, और सही में आपने कहा, ये एक गौरवपूर्ण क्षण होता है जब भी अब सारी सेना जो भी कर्तव्य पथ पर मार्च करती है, पूरा सीना तान करके यह देखिए कि हमारा देश महान है, हम सब मिलजुल के इस देश को और आगे बढ़ाएंगे। और यही हमारा ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि हम सब एक हैं। हाँ, अब मिलजुल के जितना आगे बढ़ेंगे वहीं पर हमारी शक्ति, और यही शक्ति का प्रदर्शन होता है भारत की। और देखिए ना कितनी सुंदर, कितनी भव्य तस्वीरें जो हैं वो नजर आने लगी हैं। मतलब वो कर्तव्य पथ और वहां पर दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। अब तक तो सब कुछ सेटल हो चुका होगा जनरल मेसन, मतलब जो इनवाइटीज हैं, ये जो 77,000 दर्शक हैं, सब अपनी अपनी जगह पर आ गए होंगे अब तक? बिल्कुल सब बैठ चुके होंगे। उसका कारण ये है कि सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, तो सबको काफी पहले बताया जरा जाता सा है। आपको रोक दूं सर, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री को हमने देखा, सिद्धरामैया झंडा फहराते हुए, तिरंगा फहराते हुए। ये तस्वीरें जो अलग अलग राज्यों से सामने निकल कर आ रही हैं, वो भी सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी जनरल मिनिस्टर। बिल्कुल, तो इसलिए ये सिक्योरिटी को मध्य रखते हुए, और क्योंकि लोगों को कहाँ से आना, कोई गाजियाबाद से आया, कोई बिहार से आता है, ट्रेन लेके आते हैं, अर्ली मॉर्निंग, तो सबको टाइम पे पहुंचना है।
सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट हो जाता है। सर उत्साह तो देखिए ना, देखिए, मतलब हाँ, दर्शकों खुशी को से। लगा कि कैमरा हमारी तरफ आ गया और वो हाथ हिलाना शुरू, मतलब जोश देखिए आप, जोश हाई जनरल मिनिस्टर। तो वही देखिए उनका जोश इतना हाई है, इसका कारण है देश की शान है, वो भी हाँ। आम जनता इस देश की शान है। भारत का जो संविधान आज के तारीख में 1950 में लागू किया गया था, तो उससे लोगों को देखिए, वो डेमोक्रेसी यही तो है, लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। और वो खुद वहाँ टीवी कैमरा में आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं उनको आपस में, और उनको आज किसी को चिंता नहीं थी कि मैं 5 बजे उठा या 4:30 बजे उठा, सब वहाँ टाइम पे पहुंचे। देश की शान के लिए आम जनता भी है और वही ये दर्शा रहे हैं, और डेमोक्रेसी वही तो है। बिल्कुल श्रीवास्तव सर, मतलब आज तो हर किसी को समय पर पहुंचना था, आज तो सबका जो देशभक्ति का जोश है वो उबाल मारता हुआ नजर आ रहा है हर नागरिक का। बिल्कुल सही आपने कहा। और एक बात मैं और बता दूं, मुझे अभी याद आया जब नाम लिया गया कि हमारे जो चीफ गेस्ट कौन हैं, जी। मलेशियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट चीफ गेस्ट इंडोनेशियन, मलेशियन प्रेसिडेंट इंडोनेशियन। सॉरी इंडोनेशियन, पार्डन मी, फर्स्ट गेस्ट भी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ही थे 1950 1950 में। जी। तो वो भी एक जोड़ने वाली बात है, कितने सालों बाद वो फिर आए हैं और कितना पुराना रिश्ता है। और जहां तक आप जनशक्ति की बात कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर राजपथ पर और सॉरी कर्तव्य पथ पर है, लेकिन और देश के और भागों में ये उमड़ी पड़ी है, चाहे वो सोसाइटी की जगह अनफोल्ड किया जा रहा है, या कई बड़े जगहों पे किया जा रहा है, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे किया जा रहा है, या कैपिटल्स में किया, स्टेट कैपिटल्स में किया जा रहा है। हर तरफ एक उत्सव का माहौल है और राजधानी यही चीज दिल्ली जोड़ती जहां है। से हम सब आते हैं, वहां तो हर सोसाइटी के अंदर, हर Absolutely. सोसाइटी के अंदर अपने अपने कार्यक्रम है। और खासतौर से जो बच्चे हैं वो इतने एक्साइटेड कि रात में उन्होंने बाकायदा अलार्म लगा लिया कि सुबह सुबह उनको उठना है, पहले अपने सोसाइटी के अंदर जो समारोह है उसमें उनको जाना है, और उसके बाद उनको आकर बैठ जाना है टेलीविजन के सामने, अगर कर्तव्य पथ पर नहीं जा पाए, क्योंकि ये पूरी 90 मिनट लंबी परेड, और ऐसी परेड जो आज जब यहाँ कर्तव्य पथ पर चलेगी तो फिर देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। सही में, क्योंकि ये है कि भारत जो हमारा जो प्राचीन मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, उसको साथ लेके चलता है। और भारत ने यही पूरे विश्व को दिखाया है कि हम विश्व में शांति चाहते हैं, और इसके लिए हम अपना शक्ति का प्रदर्शन तो ज़रूर करेंगे, लेकिन क्योंकि भारत अगर शक्तिशाली हो तो अपने एरिया में तो शांति प्रदान करता है, पर विश्व में भी शांति का एक संदेश भेज रहा है। तो ये गणतंत्र दिवस यही शांति का भी प्रतीक है कि भारत यह दिखाना चाहता है। और जैसे बताया गया, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को बुलाया गया, हम चाहते हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, और नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यह सब हमारे देश की जब पहले गणतंत्र दिवस में भी बुलाया था और अभी भी बुलाया 75 साल का, ये हमारा ये दिखाता है देश का ये जो वक्तव्य है कि हम किस तरह शांति चाहते हैं पूरे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस बात का जिक्र करें, मुझे लगता है जनरल मिनिस्टर को भी इसको बढ़ाना चाहिए। वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो आज मुख्य अतिथि हैं, और 1950 वो साल था जब पहला गणतंत्र दिवस समारोह था, और उसमें भी तब पहले गणतंत्र दिवस समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के ही तब के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सुकार्नो थे। और उसके बाद भी 3 मौके और आए, ये चौथी बार है जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह में हमने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। यहाँ पर जो घनिष्ठ संबंध भारत और इंडोनेशिया के, और खासतौर से वो सांस्कृतिक स्तर पर भी और वाणिज्यिक स्तर पर भी जो संबंध है, ये उसी को रेखांकित कर रहा है जनरल मिनिस्टर। बिल्कुल, 4 बार इनके प्रेसिडेंट आ चुके हैं। 1950 में जब पहली बार हुआ था, और तो सबसे अच्छी बात थी कि उस समय भारत रक्षा मंत्री अपने आवास पर तिरंगा फहराते हुए, बिल्कुल सम्मान देते हुए देश की आन बान शान, देश के तिरंगे को। जी जनरल मिनिस्टर। तो 1950 में जब पहली बार परेड हुई थी, इत्तेफाक से उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रेसिडेंट, उस दिन वहाँ से वो निकले थे और घोषित किए गए थे। उसके बाद वो उस समय जो इरविन ग्राउंड था वहाँ पर जाके परेड हुई थी, और आपको हैरानी होगी, ब्रिगेडियर ढिल्लन उस समय उन्होंने परेड को लीड की थी, और पूरा देश तकरीबन वहाँ कन्वर्ज हुआ था, इतने लोग थे। और तब ये इंडोनेशियन के प्रेसिडेंट तब आए थे। तो ये संस्कृति हमारी दिखाता है कि जो रिश्ता है, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, कल्चरल टाइज हैं, हिस्टोरिक टाइज हैं, और साथ में अभी और टाइज होने वाले हैं। इसका कारण है ब्रह्मोस। मेरे को लगता है अभी डील हुई है ना, बिल्कुल होने वाली है बिल्कुल उनके साथ। हाँ। तो ये साफ जाहिर होता है कि, और जिस प्रकार बताया गया, ये एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, भारत उस पर जोर दे रहा है, और मेरे ख्याल वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा ईस्ट एशिया और खासकर जो क्वाड उसके बाद इंडो पैसिफिक है, ये तमाम देश का भारत के स्ट्रेटेजिक
स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ही अहम है। तो मेरे ख्याल बहुत अच्छी बात है। और इस टाइम ये भी है शायद पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल डिप्लोमेटिक हमने बोला था ये बाद में पाकिस्तान ही जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। सही बात है। तो क्यों उनको वहां जाना चाहिए? तुलना ही नहीं है। तो मेरे ख्याल यहाँ डिप्लोमेटिक भी हमारी विन हुई है। ये नया भारत है सर, इसको पता है अपने हित कैसे साधे जाएं। ये नया भारत है, इसको जीत कैसे हासिल की जाती है ये आता है। और श्रीवास्तव सर, ये नया भारत है और इसी वजह से इस नए भारत का जो आत्मनिर्भर वाला पक्ष है वो भी आज यहाँ कर्तव्य पथ पर हम सबको देखने के लिए मिलेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। पहली बात तो इनका आना इतने मतलब पहले में और इस बार वाले में ये साबित करता है कि दोस्ती निभाना आता है हमें। अगर आप दोस्त रहोगे तो हम निभाएंगे। पहले दोस्ती करो तो यही शक्ति, लेकिन शक्ति से शांति होती है, ये भी हम बताना चाहते हैं। और उसके लिए जो अभी प्रयत्न हो रहे हैं कि भारत निर्मित, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो और चाहे वो सबमरीन हो, अगर भारत निर्मित है तभी आपकी शक्ति बनेगी। आप दूसरे से उधार लिए हुए बंदूक या गोला बारूद से कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इतने विकसित भारत के साथ साथ आत्मनिर्भरता जो आपके शस्त्रों के ऊपर है या आपकी वायु शक्ति के लिए है वो ज़रूरी है। और ये लेसन भारत ने सीख लिया है। और आपको मैं बताऊं रोमाना जी कि पिछले 10 सालों में और 12 सालों में जो प्रयत्न हुए हैं वो हम लोग तो देखते चले आए हैं। मुझे करीब 50 साल हो गए हैं। मैंने ये देखा इसमें जो हुए हैं बहुत इंटेंस हुए हैं, बहुत डायरेक्टेड हुए हैं और उनकी गति और दिशा ठीक रही है। अगर यही होता रहा तो आई एम वेरी श्योर कि नियर फ्यूचर हम ऐसी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, स्पेस फोर्स क्रिएट कर सकेंगे जो कि सेल्फ डिपेंडेंट होगी और जो अपने पर निर्भर है, अपने आप सब कुछ कर सकती है। और वो जो शक्ति आएगी उससे आप देखिएगा शांति भी बढ़ेगी, रीजनल पीस भी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी भी आएगी। बिल्कुल सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं मतलब इसकी ज़रूरत हमें थी, हम ये करना चाहते थे, लेकिन फिर भी इसमें इतना समय लग गया। लेकिन अब जिस बात का जिक्र श्रीवास्तव सर कर रहे हैं कि हम कर पा रहे हैं और उनको दिशा सही लग रही है, उनको गति सही लग रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं वो राजनीतिक इच्छा शक्ति, उसका भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है सर। हाँ, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारी सरकार और पूरी इसके लिए जो प्रोत्साहित कर रही है, जो स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को प्रोत्साहित कर रही है, और हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्योंकि हमारे जो युवा शक्ति है, जो हमारे देश के आगे भविष्य में नेता होंगे, उनको इस राह पे चलने के लिए जो प्रोत्साहन मिल रहा है, यह बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के कारण हमारे जो आत्मनिर्भरता, इसको बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही हमारे लिए आगे का ध्येय है और इसमें हम ज़रूर सफल होंगे। और जैसे आपने बोला, विजय और सफलता हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, वो हम लेकर रहेंगे। हाँ, इसी तरह से इसके लिए पूरा देश, पूरी जनता, पूरी युवा शक्ति हमारे साथ में है। और हमें चाहिए कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा इसका इस्तेमाल और उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही समय है भारत के लिए कि जहाँ पर विश्व में अशांति फैली हुई है, भारत प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। और इस प्रगति के पथ पे बढ़ने के लिए अगर हम मिलजुल कर अपने गौरव और अपने विरासत को देख के इस स्वर्णिम युग में भारत को विकसित भारत की तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ हमारी विजय और सफलता जरूर होगी। जनरल मिनिस्टर, आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक डायरेक्टिव दिया था, उस पर मेरे ख्याल भारत इतना अच्छा कर रहा है कि आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखिए, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 32% बढ़ चुके हैं। और मेरे को लगता है अभी जो ब्रह्मोस का जिस प्रकार हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रह्मोस इटसेल्फ $3 बिलियन का एक्सपोर्ट हो जाएगा। मेरे को लगता है कि अगले साल के एंड तक भारत की जो एक्सपोर्ट हो जाएगी, जो अभी तकरीबन $2 बिलियन के आसपास है, वो तकरीबन $10 बिलियन के आसपास हो जाएगी आत्मनिर्भर भारत। और अभी जितना भी है, चाहे अभी नेवी में हमारी ये जो अभी सबमरीन्स वगैरह लॉन्च हुई हैं, डिस्ट्रॉयर हुए हैं, सब में चाहे आर्म फोर्स, ये आर्मी के हैं या एयरफोर्स के हैं, 60 to 70% इंडिजीनियस कंटेंट हो गया है। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे होती थी, ये स्पेयर पार्ट्स और ये छोटे सेंसर्स वगैरह, वो अभी सारे स्मॉल स्टार्टअप इंडस्ट्रीज बना रही हैं। कहने का मतलब है तकरीबन 5000 तो हम लोग ने आइटम्स हैं जो अभी खुद सेल्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो डिफेंस प्रोडक्शन स्कीम के मुताबिक है। तो कहने का मतलब आत्मनिर्भर भारत से और हमारे को कॉन्फिडेंस आता है, लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। और पॉलिटिकल विल की आपने बात किया, देखिए देश को दिशा देना तो पॉलिटिकल विल की ही ज़रूरत है।
और जब एक दिशा मिलती है तो ऑटोमेटिकली सबका फोकस डायरेक्शन उसी तरफ जाता है। तो आज अगर आत्मनिर्भर भारत है तो भारतीय सेना के लोग भी इनोवेशन का आइडियाज देते हैं, स्टार्टअप्स हैं वो बैठे हुए हैं, वो समझते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और वो शीख बना के देते हैं, चाहे रॉकेट्स हो, चाहे स्पेस हो, चाहे सैटेलाइट्स हो, हर जगह भारत की जो यंग जनरेशन है। आज देखिए एलन मस्क भी बोलता है कि वो H1B वीज़ाज में भारतीयों की वहाँ ज़रूरत है क्योंकि हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज इतनी है, हमारी जो यूथ है, सही। तो वही हमारी एक एसेट है। सही। तो इसीलिए श्रीवास्तव सर आपको जोड़ना चाहते हैं जी। हाँ नहीं आप पूछिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं बल्कि जो सामरिक क्षमता है कहीं ना कहीं उसका संदेश भी यहाँ से जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं लेना चाहूँगा स्पेस से। वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू स्पेस फेयरिंग नेशंस जिनके पास स्पेस असेट्स हैं, चाहे वो चंद्रयान की तैयारी हो रही है या हमने मून लैंडिंग की है या हमारे सैटेलाइट्स हैं या हमारा नेटवर्क है नेविगेशन के लिए। अब आप नीचे आइए, जब आते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड में आता है। हम देश के विश्व के गिने चुने देशों में हैं जिनके पास ये क्षमता है कि LCA जैसा एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं आपके माध्यम से कि जो जनता को समझना चाहिए कि अपने जहाज़ क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट इतनी कम होती है कि आपका डिफेंस बजट रियली वेल यूटिलाइज्ड होता है। अब आप आइए टैंक्स को लेकर के, टैंक्स में भी हमने अपनी पहल की हुई है। आप आर्मर्ड व्हीकल्स को ले लीजिए, आप ले लीजिए जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट होते हैं, उसमें भी हम सक्षम हो रहे हैं। प्रलय मिसाइल को ही देख लीजिए, हमारी बनाई हुई बैलिस्टिक मिसाइल है शॉर्ट रेंज, ये अभी दिखाई भी जाएगी। आज तो पहली बार प्रलय मिसाइल जो है वो कर्तव्य पथ पर नजर वो भी हमारी बनाई हुई है। LCA का आप देखेंगे तो ये सब देखने से लगता है कि चाहे वो स्पेस का हो या एयर का हो या आप कहिए ग्राउंड व्हीकल्स का हो या साइबर, दो ऐसे छिपे हुए चीज़ होती हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है कि एक साइबर वॉरफेयर होता है। इन दोनों में भी देश की बहुत अच्छी पकड़ बन रही है। तो अगर इन सब चीज़ों को मिला जुला के देखें तो जो हमारी शक्ति जिसे हम बोलते हैं अपने अंदर की शक्तियाँ बढ़ा रहे हैं, यही हमें आगे जाके मदद करेगी, सफल और विकसित भारत की ओर ले जाएगी। शक्ति की बहुत आवश्यकता है। आप जिस तरीके से आपने देखा है आजकल हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स भरे पड़े हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, चाहे यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए या जो तेवर देखिए ट्रम्प साहब के। इन सारे तेवर्स को देख के ये लगता है कि अगर आपके अंदर अपनी शक्ति नहीं है तो देश को मजबूत रख पाना, देश की समृद्धि को बढ़ाना, उसको विकसित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज के दिन, खास तौर से गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन आप अपनी सैन्य शक्ति की अवलोकन करते हैं या उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो जनमानस में आना चाहिए कि डिफेंस बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और आत्मनिर्भर होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। बजट पर आप आ गए, 26 जनवरी आ गए और पहली फरवरी बजट आने वाला है। आइए गवर्नमेंट। तो मैं तो यही कहूँगा कि आत्मनिर्भरता हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है। हमारा देश एक समुद्री देश है। हमारे जो समुद्री सर, मैं एक सेकंड आपको रोकूं। जैसे ये तस्वीर आती है ना जिसमें वो राष्ट्रपति भवन पीछे नजर आता है और सामने वो कर्तव्य पथ, तो एकदम से जहन में ख्याल आता है कि अभी कुछ ही देर का इंतजार हो रहा है और उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति, अंगरक्षक और राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगी। मतलब वो सोच कर ही इतना रोमांच भर जाता है। जी आइए। हाँ जी, सही में। और उधर से जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड वो आते हैं, वो एक जिस तरह वो घुड़सवार आते हैं और उनको कदम पे कदम चला के किस तरह चलते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश एक देश है जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जिनके पास हैं अभी और 2 SSBNs हैं, और यह हमारी जो शक्ति प्रदर्शन करती है। हमारा जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बना था वो 76% इंडिजिनाइज था, और जो हमारे SSBNs बन रहे हैं उसमें हम 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर चुके हैं। तो यह एक दर्शाता है कि हमारे देश ने जहाँ पर भी IGM-DP होगा या हमारे वो मिलजुल के और सारे एजेंसीज़ ने मिलजुल के काम किया है, वहाँ पर हमारी सफलता ज़रूर मिली है। इसरो सही में ये एक दर्शाता है। और उसी तरह अभी डिफेंस में जो प्रगति हो रही है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों मिलकर इनोवेशन के पथ पर बहुत तेज़ी से चल रहे हैं।
और यहाँ पर यंग ऑफिसर्स हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, जो बहुत अच्छी तरह से इनोवेशन कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें पूरा हमारा एक नेशनल डिफेंस R&D रोड मैप जो बन रहा है, वो साथ में मिलजुल के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DRDO, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडस्ट्री और एकेडमिया, ये मिलजुल कर जो एक अच्छा गंतव्य बन रहा है इनके साथ मिलके, तो ये हमें हमारे देश को, चाहे ये सेमीकंडक्टर मिशन हो या डीप ओशन मिशन हो, इस तरह से, और आगे हमारे जो हवाई जहाज जो नए बनेंगे, जो भारत में बनेंगे, यह हम देख रहे हैं। आपने जिस तरीके की बात की ना, मुझे लगता है जनरल बेस्टन को आना चाहिए। मतलब वो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, और वो इकोसिस्टम जो है वो किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, उस दिशा में देश को आगे लेकर जा रहा है। और हम सब जो देश के नागरिक हैं वो कितना गौरवान्वित इस पल में महसूस करते हैं, कितना फख्र हम सबको महसूस होता है, और कितनी सुरक्षित और किस तरीके से पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर भारत की जो धमक है वो किस रूप में महसूस की जा सकती है, उसका एहसास हम सबको होता है। तो उसी की बानगी सर आज। बिल्कुल, आप देखिए, आपने बोला भारत जो ग्लोबल ऑर्डर है और भारत की जो छवि है, आज कोई भी हिंदुस्तानी विश्व के किसी भी कोने में जाए, हमको सब चाहते हैं, आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है, हमें घमंड होता है। पाकिस्तान को देखिए, उनको तो आज वीज़ा जैसे देश के स्किल्ड लेबर्स के वीज़ा तक नहीं दे रहा है। आज चाहे ट्रंप हो, उसको भारत चाहिए। आज चाहे ये सऊदी अरेबिया हो या UAE हो या मिडल ईस्ट हो, वेस्ट एशिया हो, इजराइल हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, ये इधर पूरा ईस्ट एशिया हो, सबको भारत की ज़रूरत है। तो हमारी विश्व में छवि इतनी बढ़ चुकी है, कारण ये है कि पूरा एक देश यूनाइटेड है। जिस देश में यूनिटी है, एक पर्पस है, वो आम जनता से लेके सैन्य शक्ति से लेके सब कुछ, साइंटिस्ट, DRDO, स्पेस और स्टूडेंट्स। और मैं तो एक और बोलना चाहूँगा, देखिए ये स्टूडेंट्स जो इतना अच्छा कर रहे हैं, इसके कारण है इनके माँ बाप। वो चाहते हैं, देखिए आपने कल पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि अभी वो वहाँ जो ट्रम्प का ऑर्डर है, वो एंटी इमिग्रेशन और ये बर्थ राइट वगैरह में कुछ लोगों में वहाँ थोड़ा घबराहट है। जो इंडियंस हैं, उन्होंने अपने माँ बाप ने 50-50 लाख रुपए खर्च करके अपने वहाँ बच्चे भेजे। क्यों? भविष्य देश के लिए एक अच्छा, वो वहाँ पर एडुकेशन लेके आना चाहिए और वापस आके वो भारत में इतना अच्छा करें। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है जो हम भूल जाते हैं। आज भारतीय पेरेंट बच्चों को कितनी शिक्षा देते हैं, ट्यूशन्स कराते हैं, खासकर जो मदर्स होती हैं। मेरे ख्याल हम 3 ऑफिसर्स बैठे हैं, हमारी तो जो ये माँ होती हैं हमारे जो बच्चों की, वो उनको एक शिक्षा देती है। कहने का मतलब है पूरा भारत आप देखें, हर कास्ट, हर धर्म, तो एक बड़ा अच्छा लगता है कि वी आर ट्रू डेमोक्रेसी। और मेरे ख्याल जो वो है ना हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, वो एक बहुत बड़ी खूबी है। और आप देखिए अभी कुंभ मेला हो रहा है। आपने जिस बात का जिक्र किया ना सर, मुझे लगता है जरा सा श्रीवास्तव सर के पास चलते कि वो अनेकता में एकता, वो विविधता में जो एकजुटता है, और उसी का ये संदेश जो आज कर्तव्य पथ पर सामने आएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। यही हमारी, अगर आप मुझसे पूछेंगे हमारी मूल, जिसे कहते हैं रूट कॉज ऑफ अ ग्रोथ एंड पावर, वो यही है कि वी कुड फाइंड अ वे और मेथड टू रिमेन यूनाइटेड एंड फाइंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये बहुत बड़ा मंत्र है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये देश इस मंत्र के साथ चलता रहेगा और प्रगति की दिशा में बढ़ेगा। और जहां तक इन्होंने ये बात की, आज कोई विरोधाभास नहीं है। हम किसी भी धर्म के हो, हम किसी भी जाति के हो, हम किसी भी प्रदेश के हो, हम किसी भी राज्य के हो, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम उसी का जश्न यहाँ कर्तव्य। मैं आपसे रिसर्च पेपर शेयर करना चाहूंगा। एक अमेरिकन रिसर्च हुई थी कि उन्होंने बच्चों की बात की कि ये जो इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं तो सक्सेसफुल क्यों होते हैं। तो लोगों ने इसमें रिसर्च की, एक साइकोलॉजिकल रिसर्च थी। उन्होंने ये पाया कि बैंगलोर में जो लड़का बैठा है, वो जब यहाँ आता है यूएस में, तो उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसका परिवार उससे उतना ही जुड़ा रहता है जितना वो जब घर में था तब। अच्छा। और उन्होंने ये माना कि जो फैमिली रिलेशनशिप है, जो हमारा रिश्तों की जो एक आदर और सम्मान होता है, वो उन रिश्तों की वजह से परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई कर जाती है। तो रिश्ते आपके परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर होते हैं। जैसे हम ये फोर्स मल्टीप्लायर वर्ड यूज करते हैं आर्म फोर्सेस में, तो आपके जो रिश्ते हैं, आपके घर की जो नींव है और आपके घर के जो रहना सहना है, जिस तरीके से आप रहते हैं, जो संस्कृति या संस्कृति है जिसको आप देखेंगे इस 26 जनवरी के परेड में भी, वो आपकी शक्ति है। तो सांस्कृतिक शक्ति जो आपकी है वो आपकी बहुत बड़ी विरासत है,
उसे हमें मजबूत रखना है, आगे बढ़ाना है, मॉडर्नाइज ऑफ कोर्स करना है, सही। लेकिन उसकी वजह से इट एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर इन एनीथिंग यू डू। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मंत्र है ना कि विरासत भी और विकास भी, वो समन्वय करके लेकर आगे चलना है। गुरमणि सर, सही नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे देश में अनेकता में एकता तो है ही, पर लेकिन हर एक जगह की विशेषता है, और यही विशेषता है जिसके कारण हमारी शक्ति प्रदान करती है। क्योंकि हर एक जगह, चाहे मैं यही कहूंगा फिर से, कश्मीर से कन्याकुमारी या कच्छ से कोई, यहाँ पर खूबियां हैं, और यह हमारे में जो शक्ति प्रदान करती है देश को, उसको हम एक साथ मिलजुल के ला रहे हैं। और यही गणतंत्र दिवस प्रदर्शन दिखाता है बहुत ही अच्छी तरह से। क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने बताया, ये हमें कभी पता नहीं चलता कि कौन किस जगह से आया हुआ है, और यही हमारे आर्म फोर्सेस में होता है, हमें यही कभी नहीं पता चलता कि कौन कहाँ से आया है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम मिलजुल कर जब लड़ेंगे तो हम दुश्मन को मार गिराएंगे और विजय हमारे जरूर हासिल करेंगे। हर धर्म का सम्मान है, हर जाति का सम्मान है, हर क्षेत्र का सम्मान है, लेकिन हम सब भारतीय हैं। और यही सबसे बड़ा संदेश है कि न पूछो जमाने से हमारी कहानी, हम हैं हिंदुस्तान। जनरल मिनिस्टर, बिल्कुल, भारत में सबसे गर्व की बात है हमारे पास। देखिए, 4 तो धर्म, मेजर धर्म्स का ओरिजिन यहाँ से हुआ है, और बाकी धर्म का इजराइल में हुआ है। लेकिन फौज में मैंने देखा, क्योंकि अब हम तीनों फौजी बैठे हैं, सबसे बड़ी चीज है, हमें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कौन से कास्ट, कौन से धर्म, कौन सी जात के हम, कभी बात ही नहीं होती थी। और वही एक देश की नींव है, इसलिए आज भारत तरक्की कर रहा है। आपने कभी कोई हिंदुस्तानी को रेडिकलाइज होते हुए देखा है? नहीं। पाकिस्तान को देख लिए, बांग्लादेश को देख लिए, ये क्या कर रहे हैं? रेडिकलिज्म कर रहे हैं। वो उनका अंत है। अब देखिए उनकी इकोनॉमी का है, भारत की इकोनॉमी। एक देखिए कहावत है, जो लीडर्स होते हैं उनको सबकी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए, यूटिलाइज देयर स्ट्रेंथ, पोटेंशियल। भारत में हम सब लोगों की स्ट्रेंथ को, पोटेंशियल को यूज करते हैं। सबका रोल है। एक वेल ऑयल्ड जो इंजन होता है या मशीन होती है, चाहे वो सड़क में एक सफाई कर्मचारी हो या कोई भी हो, सबका रोल है। आप ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखिए, बेचारी वो लेबर काम करती है, और उनको सुपरवाइजर्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं, एक सिस्टम चलता है। तो हम सबकी पोटेंशियल, सबकी स्ट्रेंथ, और भारत की जो एक विशेषता है, देखिए सबसे बड़ी है हमारी जो बॉन्डिंग है, आपसी बॉन्डिंग, वो बहुत जरूरी, बहुत अच्छी है। एक जो फैमिली भाईचारा है, आप दिल्ली में ही देखिए कितने रिश्तेदार लोग को सैटरडे संडे मिलते ही रहते हैं। मतलब एक जो भाईचारा है, बॉन्डिंग है, वो देश की अहमियत है। तो चाहे धर्म हो, चाहे कास्ट हो, चाहे जात हो, हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश, हमारा तिरंगा, और वही भारत को जोड़ती है। आप देखिए, इसीलिए तो सर हमारी सरहदें महफूज हैं, इसीलिए तो भारत जो है वो सशक्त है, वो समृद्ध है, और वो आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चलता हुआ 2047 जो विकसित भारत का सपना है उसको साकार करना है एकजुटता के साथ। और इसी का वो संदेश और इसी की वो दिशा, और जिस गति का भी आप जिक्र कर रहे थे श्रीवास्तव सर, कि वो भी बिल्कुल सही नजर आ रही है, और आज वही कदम ताल करते हुए यहाँ कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। मैं बस दर्शकों को बताती चलूं, 9:51 का समय हो रहा है, और ऐसे में 10:05 के आसपास पहली झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको नजर आएगी, और वो नजर आएगी नेशनल वॉर मेमोरियल पे, जहां पर देश के शहीदों को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 140 करोड़ कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से नमन किया जाएगा देश के शूरवीरों को। आइए श्रीवास्तव सर। आप जो बात कही थी उसको अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ, जैसे मिस्टर साहब ने बोला जी कि जो विविधता में एकता है, और हमारा जो राष्ट्रध्वज है और जिसके लिए हम खड़े होते हैं, वो हमारी एक बॉन्डिंग आप कह देंगे मटेरियल है। एक चीज़ को देख के सबकी निगाह और सबका सर एकदम गर्व से उठ जाता है, वो हमारा राष्ट्रध्वज है, जिसको आज हम देखेंगे, और उसके हम प्रतीक हैं। आर्म फोर्सेस वाले उसके प्रतीक हैं, क्योंकि हम उसको लगा के अपने कैप में घूमते हैं। तो हमारे अंदर ये बात रहती है कि देश है तभी हम हैं, और देश जब रहेगा, एकजुट रहेगा, जो आपने बोला, तभी प्रगति होगी, विकास होगा, और सबका सम्मान होगा। और जहाँ तक सवाल है, हम फौज में रहे, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, हमें बिल्कुल नहीं पता था, जात धर्म छोड़िए, किसी चीज़ का नहीं पता था। जब हम कैब ला के यूनिफॉर्म खड़े होते थे तो हम यूनिफॉर्म में थे,
There was a commander and there was ब्रदर्स इन यूनिफॉर्म। absolutely there is no difference, कुछ नहीं पता चलता था। और वही हमारा धर्म था, राष्ट्र धर्म ही हमारा धर्म था। और आज मैं अपने जो हमारे युवक हैं, जो हमारे बच्चे आपने हैं, तो परेड में भी शिरकत की है। हाँ। मुझे जल्दी से जरा उसका अनुभव कुछ बताइए ना, उसमें मतलब तो ये सब- जो समय हो रहा है, जब बिल्कुल पता होता है कि बस अब शुरू होने वाला है, तो कैसे धक-धकी आपको बढ़ी हमेशा होती है? लगता है ये विश्व की एक चीज और बता दूं, विश्व की सबसे लंबी परेड है, अच्छा, विश्व की सबसे लंबी 90 मिनट से लेकर। हाँ 90 मिनट, और जो डिस्टेंस है 8.5 किलोमीटर ओके, से समथिंग। मतलब ये विजय चौक से शुरू होकर सर लाल किले हाँ, तक। लाल किले। बहुत सबसे लंबी परेड है विश्व की, और उसमें आपको हमेशा हर जगह लोग आपको देख रहे हैं। हाँ। तो आप अपने कदम को और अपने पैरों को जो आप चलाते आप हैं, कहीं पर भी रिलैक्स कहीं नहीं हो सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते, आधा सेकंड के लिए भी। आधा से, क्योंकि आपको लगेगा कि आप तो देश का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो इसमें लेकिन आपको थकान नहीं होती। ये है मेरा अनुभव। सुबह सुबह क्या खिला दिया जाता है ताकि स्टेमिना बना रहे? सुबह तो अब वो तो जानते ही, हम लोगों को जो दिया जाता है, ब्रेकफास्ट दिया जाता है, लेकिन थकान नहीं होती है। थकान नहीं होती है, थकान नहीं होती है, क्योंकि क्योंकि- एक्साइटमेंट इतना ज्यादा होता है, उत्साह इतना ज्यादा होता है, और कंधों पर तो- वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका एहसास बहुत ज्यादा होता तो है। मैं हाँ, जी, अच्छा, तो आप मैंने अपनी ये बात समझा करिए, जी, जी। कि अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है और आपको कर्तव्य बोध होता है, तो कभी भी आपको अवरोध नहीं होगा। ये जो बात आपने कही ना कि जब जिम्मेदारी होती है और आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है, कर्तव्य बोध होता है, तो अवरोध नहीं होता है। सही में। इसीलिए ये सबसे लंबी परेड 8.5 किलोमीटर लंबी जो चलेगी, और यहाँ पर आधे सेकंड के लिए भी आप देखेंगे कि कोई भी ताल से बाहर नहीं जाएगा, सब उसी अंदाज में कदम ताल करते हुए, क्योंकि सब कर्तव्य निष्ठा से बंधे हुए यहाँ नजर आए। सही में, क्योंकि जोश, उत्साह और उमंग हमेशा रहता है। और इसमें यह जरूरी है कि हम ये देश के लिए कर रहे हैं और राष्ट्रहित सर्वोपरि, यह सोच के हम अपने तिरंगे के लिए मर मिटेंगे। और यही परेड में यह दर्शाता है, क्योंकि भारत सच्ची में शांतिपूर्ण देश है, और हमेशा ये देखा जाए कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। और ये देख के भारत में जो परिवर्तन आ रहा है और जिस तरह से भारत प्रगति कर रहा है, यह जरूर दर्शाता है कि आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ेगा और तरह तरह की शक्तियों के लिए आगे बढ़ेगा। तो इसमें भारत जिस तरह से पूरी तरह से तेज़ी से प्रगति कर रहा है, यह दिखाएगा कि विश्व में परिवर्तन लाने के लिए भारत बहुत ही एक जिम्मेदार नेतृत्व करेगा इसमें। और इसके लिए ये हमारी जो सरकार जिस तरह से आगे ले जा रही है, इसको बढ़ोतरी कर रही है, और ये गणतंत्र दिवस पूरी तरह से दर्शाता है। इसमें हमारी सैन्य शक्ति, हमारी सांस्कृतिक शक्ति, हमारी विरासत से विकसित भारत जाने की, तो ये आपको ये झांकियाँ दिखाएंगी किस तरह से और मुझे लगता है जिस बात का जिक्र आप करें जरा सा, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।